going to talk about spectroscopy, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम सब सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, हम फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ते हैं, हम इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ते हैं, हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग टेक्निक्स पढ़ते हैं। जैसे हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम एनएमआर पढ़ते हैं। ठीक है, एनएमआर में भी हमारे पास H1 एनएमआर होता है, C13 एनएमआर होता है। ठीक है, फिर हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ना, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, हम IR पढ़ते हैं, हम UV विजिबल पढ़ते हैं, हम अलग अलग तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। बट स्पेसिफिकली हम अभी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी स्पेसिफिकली हम H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, C13 पे भी करेंगे, और अब वो हम आगे देखेंगे कि हम H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। इसका एक रीज़न भी है। ठीक है, एक्चुअली दो रीज़न है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी होंगे। वी आर गोइंग टू लुक एट दैट। तो जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ रही है वो एक्चुअली में एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कैसे फॉर्म होती है, वो एक्चुअली में किससे बनती है, सन से बनती है। कैसे? हमारा जो सन है, सन जो होता है वो एक्चुअली सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। सन से बहुत सारे फोटोन्स निकलते हैं। फोटोन्स क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, है ना। अब ये जो फोटोन्स होते हैं, इन फोटोन्स की वजह से हमारी क्या बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनती है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करती है, अलग अलग इसका लैम्डा होता है, अलग अलग एनर्जी पे ऑसिलेट करती है। इसकी वजह से हमारे पास अलग अलग रेज बनती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या बनती है, गामा रे बनती है, हमारे पास क्या बनते हैं, एक्स रे होती है, फिर यूवी विजिबल, ठीक है, देन IR, देन माइक्रो, देन रेडियो। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए हमारे पास जो एनर्जी है वो रिड्यूस करती है। ठीक है, एनर्जी जो होती है वो रिड्यूस करती है। तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम एनर्जी होगी, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी होगी। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए जो लैम्डा है वो इंक्रीज़ करता है, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम लैम्डा होगा और यहाँ पे हमारे पास लैम्डा मिनिमम होगा। समझ रहे हो ये बात? और हमने क्या बोला, हमने बोला जो फोटोन्स होते हैं, फोटोन्स क्या होते हैं, वो सोर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे फॉर्म होती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करती है, जिसकी वजह से अलग अलग रेज बनती है। ठीक है, और उस अलग अलग रेज की वजह से अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी बनती है, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांचेस बनती हैं। ठीक है, बट स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेडियो वेव। रेडियो वेव की वजह से हमारे पास NMR जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं उसमें जो रे इन्वॉल्व होती है वो रेडियो वेव्स इन्वॉल्व होती है, राइट। अभी वी आर गोइंग टू लुक एट ऑल द रेज और सबकी एप्लीकेशन, देन वी आर गोइंग टू लुक एट द रेडियो वेव एंड उसकी एप्लीकेशन जो कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती है और क्या कोज करती है रेडियो वेव। अब जैसे हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले गामा रे आती है, एक्स रे आती है। ये both these rays are responsible for bond breaking. Okay, so both these rays are actually involved for what? They are involved for bond breaking. Gamma rays, X rays. उसके बाद हमारे पास आता है UV visible, है ना। अब जो UV visible है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक मतलब होमो से ल्यूमो में जो ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, उसके लिए हमारी UV विजिबल रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको हम उसके अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, देन हमारे पास IR वेव होती है। IR वेव हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नोट करने के लिए, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम IR वेव को पढ़ते हैं। IR वेव इंफ्रारेड जो होती है, इंफ्रारेड, उसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। हमने देखा भी था लाइक पास्ट लेक्चर्स में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे वेव यूज़ हो रही थी वो हमारी क्या थी, इंफ्रारेड थी। ठीक है, देन हमारे पास माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो होते हैं वो कहाँ यूज़ होती है, वो हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होती है ना। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या यूज़ होती है, माइक्रोवेव यूज़ होती है। लास्ट बची रेडियो वेव। रेडियो वेव कहाँ यूज़ होती है, रेडियो वेव जो होता है, वी स्टडी रेडियो वेव इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रेडियो वेव को पढ़ते हैं,
है ना। और कहाँ किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन के लिए। अब ये कैसे होती है, जो हमने क्या बोला कि जो हमारी रेडियो वेव है, ये रेडियो वेव किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रेडियो वेव जो हम पढ़ते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हम इस रेडियो वेव को ही पढ़ते हैं। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये ही रेडियो वेव हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि ग्राउंड स्टेट पे और एक्साइटेड स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पे न्यूक्लियस की जो भी स्पिन थी, जिस भी स्पिन से वो रोटेट करा था, एक्साइटेड स्टेट में जाके उसकी स्पिन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। मतलब इस जैसे मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो जो न्यूक्लियस है वो रोटेट करा था ग्राउंड स्टेट पे, एक्साइटेड स्टेट पे आके उसकी स्पिन की रोटेशन अपोजिट हो जाती है। देखो यहाँ पे कर रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन, पर यहाँ ये कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना। तो उसकी स्पिन की डायरेक्शन चेंज हो गई जब एक ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट पे गया, ठीक है। और ये क्यों गया, ड्यू टू रेडियो वेव। जब रेडियो वेव इंट्रोड्यूस हुई, है ना। जितनी भी वेव्स हम पढ़ रहे हैं दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जितनी भी वेव्स हम पढ़ रहे हैं दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम एक बार ही पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसका करेक्टर क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है, ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, है ना। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। और अब जो हम बात कर रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये हम सब कुछ चेंज कर देगा ये पॉइंट। क्यों, क्योंकि आगे हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और रेजोनेंस में हम इसी के नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि इसी का नेचर इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस में जब हम पढ़ेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वो ऑसिलेटिंग नेचर होता है, ठीक है, ऑसिलेटिंग नेचर होता है। ऑसिलेटिंग नेचर कैसे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना, एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द रेडिएशन, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये चेंज होता रहता है इनका मैग्नीट्यूड, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर एक ऑसिलेटिंग नेचर आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से। मतलब आ जाता है ऑसिलेटिंग नेचर, क्यों आता है, बिकॉज बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और द प्रोपोगेशन ऑफ द रेडिएशन एंड दे आर चेंजिंग विद टाइम बिकॉज ऑफ द सडन चेंज विद टाइम, ठीक है, दे आर गेटिंग दिस ऑसिलेटिंग नेचर इनटू देम, राइट। अभी वो हमने क्यों पढ़ा, हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एक चीज़ पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। उसको जानने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, ऑसिलेटिंग नेचर जानना पड़ेगा, जो हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं बेसिक्स की हिसाब से। अब इस लेक्चर में ना हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक्स कवर करेंगे, ठीक है, बेसिक्स कवर करेंगे और ऑल्सो हम उसके सिलेक्शन रूल्स को भी देखेंगे, बेसिक्स एंड उसके सिलेक्शन रूल्स जो भी उस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन्वॉल्व होते हैं, हम इन दोनों चीज़ों को इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को ना हम एक और नाम देते हैं, पता है क्या, सोचो। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो रही है यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन जो भी हो रहा है ना, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन जो भी हो रहा है, ये न्यूक्लियर ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव। मतलब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट पे जो न्यूक्लियस है वो स्पिन कर रही है, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो जब ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है और रेडियो वेव गिरी है, तो उसकी वजह से वो क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी,
है ना। अब ये सब कैसे हो रहा है, ये न्यूक्लियस, सब पहली बात है कि जो न्यूक्लियस है ये स्पिन कर रही है। सबसे पहली बात है ये जो रेडियो वेव है, ये रेडियो वेव को कैसे अब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि रेडियो वेव तो उसका नेचर तो ऑसिलेटिंग होता है, बट जो हमारी न्यूक्लियस है उसका नेचर तो ऑसिलेटिंग नहीं है, वो तो अपनी बस डायरेक्शन में स्पिन ही तो कर रही है। उसमें ऑसिलेटिंग नेचर कहाँ से आया, रेडियो वेव में ऑसिलेटिंग नेचर है बट हमारी न्यूक्लियस में तो नहीं है, तो वो रेडियो वेव जो है उसको एब्जॉर्ब कैसे कर रही है। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो अपनी डायरेक्शन में, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये स्पिन कर रही है, तो ये जब एक्साइटेड स्टेट में गई तो उसकी स्पिन कैसे चेंज हो गई। ये दो क्वेश्चन आते हैं हमारे दिमाग में, है ना। मतलब न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन एक्चुअल में पॉसिबल कैसे है, तो वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। पहले हम एक बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं, बेसिक चीज़ देखते हैं, न्यूक्लियस के पास क्या क्या है। इसको जानने के लिए, आगे न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन को पढ़ने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा। तो ये न्यूक्लियस है और ये क्या कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही है, स्पिन कर रही है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रही है तो क्या, देखो अभी राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, या फिर डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन नहीं, डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग। तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो कहाँ लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। और अगर कोई जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है, वह स्पिनिंग कर रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिनिंग कर रही है, लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। दोनों के केसेस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है स्पिन की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है तो अपर डायरेक्शन में, स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या तो जनरेट हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस जो है वो एक्चुअली में मैग्नेट्स की तरह काम कर रहे हैं। और कैसे मैग्नेट्स, टाइनी मैग्नेट्स, है ना, दे आर एक्चुअली एक्टिंग एज टाइनी मैग्नेट्स। तो अगर हम इस मैग्नेट की डायरेक्शन दिखाना चाहें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करें, लेट्स से कि ना, हमें नहीं पता एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, बट लेट्स से कि ये इस मैग्नेट का नॉर्थ है, ये इस मैग्नेट का साउथ है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर ये नॉर्थ है तो इसमें ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, साउथ होगी, और ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ होगी, राइट। दोनों की मैग्नेट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये मैंने अभी बताया, ये अब हम आगे जब हम पढ़ेंगे इसी प्रिंसिपल को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं अब सिलेक्शन रूल की। सिलेक्शन रूल इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या सिलेक्शन रूल है जो हम फॉलो करते हैं। हमारे पास सिलेक्शन रूल सिर्फ ये है, स्पिन क्वांटम नंबर का। जो आई होता है वो हमारा क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो आई अगर 0 हो जाएगा ना, ठीक है, आई 0 हो जाएगा, इसका मतलब स्पिन ही नहीं हो रही है, स्पिन एब्सेंट है। और अगर स्पिन एब्सेंट है तो उसका मतलब क्या होगा, वो जो भी मॉलिक्यूल है, कुछ भी है, वो एनएमआर इनएक्टिव होगा, ठीक है। और अगर आई नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, स्पिन प्रेजेंट होगी। और अगर स्पिन प्रेजेंट है तो वो एनएमआर एक्टिव होगा, ठीक है। तो कोई भी किसी भी चीज़ को अगर एनएमआर एक्टिव होना है तो उसको उसका स्पिन क्वांटम नंबर को नॉट इक्वल टू 0 कर दो, तो उसमें स्पिन कुछ ना कुछ स्पिन आ जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, एनएमआर एक्टिव हो जाएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि आई किस केस में 0 होगा और आई किस केस में नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसका एक सिंपल सा वे है जानने का। जैसे कि मान लो x कोई भी एलिमेंट है, उसका कोई z एटॉमिक नंबर और उसका a है मास नंबर। अब जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है ना। न्यूक्लियॉन्स नहीं, सॉरी न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स तो हो गया ना, दोनों के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, है ना। बट एक्चुअली में जो एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। और जो एटॉमिक नंबर है ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम ये एक बेसिक नॉलेज मैंने बताई। अब हमें कैसे पता लगेगा कि आई 0 है या आई नॉट इक्वल टू 0 है, कि हम डिफाइन कर पाएँ कि कोई एनएमआर एक्टिव है या कोई एनएमआर इनएक्टिव है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास जैसे कि दे रखा है ये, ठीक है, अगर हमारे पास क्या दे रखा है, जो z की बात करते हो a की, z क्या है हमारा, z है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। और जो a है वो क्या था, मास नंबर, ठीक है। अगर दोनों ही इवन आ जाए ना, इवन आ जाए तो समझ लो कि
बात ख़त्म होगी। इसका मतलब समझ लो कि जो आई होगा वो ज़ीरो ही होगा। दोनों में से कोई भी, अगर दोनों में से दोनों इवन है तो आई ज़ीरो होगा। अगर दोनों में से एक भी ओड है, मान लो एक बार मास नंबर ओड हो गया, एक बार एटॉमिक नंबर ओड हो गया, ठीक है, तो मास नंबर इवन, यहाँ पे इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। तो एक दोनों अगर इवन हो गए तब तो आई ज़ीरो होगा, इसका मतलब वो NMR इनएक्टिव होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है, 12C6, इसमें एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12 दोनों ही कैसे इवन है, जिसकी वजह से इसका आई ज़ीरो होगा और NMR इनएक्टिव हो गया। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे इस केस में क्या बोल रखा है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास हो गया H11। एटॉमिक नंबर क्या है, मैंने बोला देखो मास नंबर ओड भी हो सकता है, मास नंबर इवन भी हो सकता है, पर अगर हमारे पास कोई भी एक क्वांटिटी ओड हो जाएगी ना तो आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो दोनों ही केस में एक ना एक क्वांटिटी तो ओड है ही, तो उसका मतलब दोनों ही केस में आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। बट अब आई भी क्या आएगा, आई इंटीग्रल ऑफ 1 भी आ सकता है, आई इंटीग्रल ऑफ 1/2 भी आ सकता है। इसका क्या मतलब है के लिए, जैसे ये दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, उसका Z एटॉमिक नंबर है, A मास नंबर है, तो ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये मास नंबर हो गया। अभी अगर हमारे पास I अगर ज़ीरो होगा तो वो NMR इनएक्टिव होगा, और I नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो NMR एक्टिव होगा। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर भी मास नंबर भी दोनों इवन है। अगर वो दोनों इवन है, NMR एक्टिव होने के लिए एक ना एक ओड होना चाहिए। यहाँ पे दोनों इवन है, दोनों इवन है तो क्या होगा, वो NMR क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। तो उसमें आई क्या हो जाएगा, उसका ज़ीरो हो जाएगा, आई ज़ीरो क्योंकि NMR एक्टिव हो गया है ना, तो उसमें स्पिन आएगी ही नहीं, जिसकी वजह से आई ज़ीरो हो गया है। दोनों इवन है ना, एक ओड होना चाहिए। जैसे ये हो गया एग्जाम्पल, कार्बन है, एटॉमिक नंबर उसका 6 है और मास नंबर 12 है, दोनों इवन है तो NMR इनएक्टिव हो गया। अब ये वाला एग्जाम्पल है जिसमें हमारा मास नंबर ओड है। अब जो केस आता है ना जिसमें एक ना एक ओड होना चाहिए, यहाँ पे ओड है, यहाँ पे ओड है, एक ना एक ओड होना चाहिए, ठीक है। अब इस केस में भी ना दो केसेस आते हैं, या तो मास नंबर ओड हो जाए या एटॉमिक नंबर ओड हो जाए। एक केस मानते हैं कि मास नंबर ओड हो गया, जब मास नंबर ओड हो जाएगा ना तो वो NMR एक्टिव तो होगा क्योंकि एक ना एक तो ओड है, पर जब मास नंबर ओड हो गया तो वो जो आई होगा वो 1/2 के इंटीग्रल में होगा, लाइक 1/2, 3/2, 5/2, जैसे H1 है, ठीक है। तो इसमें एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है। अब मास नंबर ओड हो गया ना तो जो आई होगा वो 1/2 के इंटीग्रल में होगा। बट यहाँ पे एक और केस लेते हैं, अब यहाँ पे क्या है, एक ना एक ओड होना चाहिए, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर ओड हो गया इस बारी, मास नंबर ओड नहीं है। तो जब एटॉमिक नंबर ओड हो जाए ना तो आई जो होगा वो 1 के इंटीग्रल पे होगा, जैसे 1, 2, 3। जैसे नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन 14 है। अब ये एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर हमारा ओड है, मास नंबर हमारा इवन है। एटॉमिक नंबर ओड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, आई 1 के इंटीग्रल में। मास नंबर ओड हो गया तो आई हो जाएगा 1/2 के इंटीग्रल में। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये है कि अब ये पूछा है कि NMR एक्टिव इनमें से कौन सा होगा। अच्छा, जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है, तो उसका मास नंबर भी ओड है, एटॉमिक नंबर भी ओड है, तो NMR एक्टिव होगा। सल्फर है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, मास नंबर 32 है, दोनों इवन है तो NMR इनएक्टिव होगा। फॉस्फोरस है 15, एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31, दोनों ओड, इसका मतलब NMR एक्टिव। क्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या है इसका 17, मास नंबर 37, दोनों ओड है तो इसका मतलब NMR एक्टिव। इसका मतलब ये NMR एक्टिव होगा, बट ये NMR इनएक्टिव होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों ही कैसे हो गए, इसके इवन हो गए। नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स निकालने की, स्पिन स्टेट हम कैसे निकाल सकते हैं, एक बेसिक फॉर्मूला होता है 2ni+1। ये फॉर्मूला लगा के हम स्पिन स्टेट निकालते हैं। अभी जो आई होता है वो क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, और जो n होता है वो हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होता है। इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास H1 है, ठीक है, H1 हमारे पास न्यूक्लियाई है। अभी हम क्या करते हैं, हम इसकी स्पिन स्टेट निकालते हैं, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2ni+1। अब आई क्या होता है, आई इसका
स्पिन क्वांटम नंबर होता है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये हमने निकालना सीखा ही है, ये दोनों ओड है, एटॉमिक नंबर भी ओड है, मास नंबर भी ओड है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये NMR एक्टिव तो होगा। अब NMR एक्टिव में भी देखना है, हमारा मास नंबर ओड है, मास नंबर ओड होते ही हम बोल देंगे कि I 1/2 के इंटीग्रल में होगा। तो हम इसमें न्यूक्लियाई नंबर ओड होते हम बोल देंगे कि I 1/2 के इंटीग्रल में होगा। नंबर ऑफ स्पिन स्टेट निकाल लेंगे, 2n(i+1) का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × n कितना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1 है, 1 × 1/2 + 1 तो कितना आ गया 2। तो इसका मतलब 2 स्पिन स्टेट पॉसिबल होंगी। ऐसे ही हम कार्बन 13 का निकाल लेंगे, इसमें क्या है, मास नंबर इसका ओड है, मास नंबर ओड होते हम क्या बोल देंगे कि ये I 1/2 के इंटीग्रल में होगा। तो 2n(i+1) फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × 1 × 1/2 तो स्पिन स्टेट फिर से 2 आ गई। अगेन हम लेते हैं, इस बार हम लेते हैं नाइट्रोजन 14 का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से हम बोलेंगे कि जो हमारे पास कार्बन 13 है, इसमें क्या होगा, हमारे मास नंबर क्या है, ओड है, मास नंबर ओड है, इसका मतलब क्या होगा, I 1/2 होगा, है ना। तो फिर से हम 2n(i+1) लगा देंगे। फिर नाइट्रोजन 14 है, अभी देखो मास नंबर इसका इवन है बट एटॉमिक नंबर ओड है, इसका मतलब है I 1 के इंटीग्रल में होगा। तो स्पिन स्टेट कैसे निकालेंगे, 2n(i+1) लिखेंगे। अभी 2 × न्यूक्लियस कितना है 1, I कितना है 1 + 1, तो ये करा हमने, I जो 3 आ गया हमारा स्पिन स्टेट। तो 3 स्टेट पॉसिबल है। अब क्वेश्चन ये है कि हम H1 NMR क्यों पढ़ते हैं, C13 NMR जो है वो नहीं पढ़ते हैं, हम कम पढ़ते हैं। H1 NMR ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं, इसके 2 फैक्टर्स है, एक होता है इंटरनल फैक्टर, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। जो इंटरनल फैक्टर है वो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है कि ये बताते हैं कितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग कोई न्यूक्लियाई कर सकता है, कितनी ज़्यादा उस न्यूक्लियाई की स्प्लिटिंग पॉसिबल है। तो जो H1 NMR है वो 4 टाइम ज़्यादा स्प्लिटिंग कर सकता है C13 NMR से, इसीलिए हम जनरली H1 NMR को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरा अदर फैक्टर इज ऑल्सो देयर विच इज एक्सटर्नल फैक्टर विच इज अबंडेंस, कि H1 NMR इज फाउंड इन मोर अबंडेंस एज कम्पेयर टू C13 NMR। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो सीन कि हम H1 NMR को ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए कम्पेयर टू C13, क्योंकि आपने अभी तक बेसिक्स ऑफ NMR देख लिया, सिलेक्शन रूल्स पढ़ ली और नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स निकालना पड़ लिया। न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है बट ज़्यादा डिटेल में हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। वी विल ऑल्सो डील अबाउट द प्रिंसिपल एंड देन वी विल डू द ग्राफ। फिर हम सिग्नल निकालना सीखेंगे, ग्राफ से स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करना सीखेंगे। दैट वी विल स्टडी दैट इन द लेटर लेक्चर्स।